नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज की हमारी नेक्स्ट क्लास है। हम एसटेट के प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं इंग्लिश के। जो ये क्वेश्चन है आज का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन लिखनी है हमारे को। आई हैड नॉट स्लेप्ट या फिर ईटन एनीथिंग प्रॉपरली डैश 2 डेज। जब हमारे को ना सेंटेंस के अंदर टाइम दिखा रखा ना ऐसे 2 डेज हो गया, 3 डेज हो गया, 3 मंथ्स हो गया, 3 इयर्स हो गया, 4 इयर्स हो गया। जब ऐसे टाइम दिखा रखा ना 2 आवर्स हो गया, ऐसे टाइम दिखा रखा होता ना, तो उस टाइम को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है। और जब पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है तो उसके लिए हम जो प्रेपोजिशन लिखते हैं ना, वो हम प्रेपोजिशन लिखते हैं फॉर। क्या लिखते हैं? फॉर प्रेपोजिशन लिखते हैं। इसका सही आंसर अपने पास है फॉर, यानी डी आंसर है। लेकिन अपने पास एक वर्ड और आता है यहाँ पे, इसी के साथ-साथ है सिंस। ये अपने पास पीरियड ऑफ टाइम है और ये अपने पास सिंस है ना, ये पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। क्या बोला मैंने? पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब हम इसको दूसरे शब्द में ऐसे ही बोल सकते हैं ना, ये हमारे को ना स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है। स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है, टाइम के स्टार्टिंग पॉइंट को। जैसे हम लिखते हैं ना सिंस मॉर्निंग, क्या लिखते हैं? सिंस मॉर्निंग लिखा हमने, मॉर्निंग लिखा। सिंस इवनिंग लिख देते हैं कई बार, सिंस इवनिंग, आफ्टरनून। बट याद रखना नाइट के साथ नहीं लिखा जाएगा। या फिर एएम पीएम लिखते हैं, सिंस एएम या फिर पीएम, ओ क्लॉक। जब टाइम इस ऐसे लिखा जाता है उसको बोलते हैं हमें स्टार्टिंग पॉइंट। या फिर कोई सन दे रखी है, जैसे 1947 दे रखा है, ये अपने पास टाइम होता है पॉइंट ऑफ टाइम या स्टार्टिंग पॉइंट। इसके साथ हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। ये दिखाता है सिंस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टाइम को, और साथ-साथ में दिखा सकता है आपके पास्ट टाइम को। यानी प्रेजेंट और पास्ट टाइम में हम इसको लिखते हैं। अगर फ्यूचर में लिखना पड़े ना, तो हम फ्यूचर में सिंस की जगह पे क्या लिखते हैं? फ्रॉम लिखते हैं। ये बात ध्यान रख लेना बस। उम्मीद करता हूँ समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का हमारा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। बड़े ध्यान समझना। अपने पास 2 प्रीपोजिशन हर एक एग्जाम के अंदर, कुछ ऐसी प्रीपोजिशन है जो रिपीट होती रहती है, बार-बार हर एक एग्जाम के अंदर आती रहती है। एक है अपने पास उसमें से बिसाइड और एक है बिसाइड्स। बड़े ध्यान समझना। देखो, एक बिसाइड का मतलब होता है साथ-साथ। क्या बोला मैंने? एक बिसाइड का मतलब होता है साथ-साथ। साथ-साथ होता है। या और जो दूसरा बिसाइड है ना, क्या बोलेंगे? दूसरा बिसाइड। इसका मतलब होता है के अलावा, के अलावा। या बोल सकते हैं हम के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। और इस बिसाइड का मतलब होता है साथ-साथ में कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पास में। क्या कहेंगे? पास में कह सकते हैं। या फिर दूसरा मतलब हम इसका ले सकते हैं नियर बाय। क्या बोलेंगे? इसका मतलब ले सकते हैं हमें नियर बाय। नियर बाय भी हम इसका मतलब ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अब हम अपना क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? डैश डूइंग द कुकिंग। एक एक बात बताओ, डूइंग द कुकिंग अपने पास क्या एक काम है ना? और एक चीज़ और देखो, ये दोनों प्रीपोजिशन हैं, अपने साथ किसी नाउन को जोड़ेंगी। क्या बोला मैंने? अपने साथ किसी नाउन को जोड़ेंगी। याद रख लेना, नाउन का मतलब क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। अब देखो, डूइंग द कुकिंग, कुकिंग के साथ आई टुक आफ्टर द गार्डन। टुक आफ लुक सॉरी लुक लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। यानी 2 काम एक साथ हो गए। यानी डूइंग द कुकिंग, कुकिंग के साथ-साथ आई लुक आफ्टर द गार्डन, मैं गार्डन की भी देखभाल करता हूँ। तो इसका देखो साथ-साथ में क्या बन गया? यानी अब हम कह सकते हैं ये वाला बिसाइड लिखा जाएगा एस वाला। एस का मतलब यहाँ पे हमने एस वाला बिसाइड का मतलब बना यहाँ पे के अतिरिक्त, के अलावा। यानी मैं कुकिंग के अलावा किसका भी देखभाल करता हूँ सॉरी। देखो आई है यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। सी भी हो सकता है यहाँ पे, ही भी हो सकता है। या सुनो एक बात चलो बता देते हैं। सी भी होता है इसका मतलब यहाँ पे ही भी हो सकता है। बट हम हमेशा प्रेफ़रेंस देते हैं ही को। हम यहाँ पे क्या लेंगे? ही लेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं ना टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया। जब हमारे को टीचर के साथ या फिर डॉक्टर के साथ अगर हमारे को पॉजेसिव केस पढ़ना पड़ता ना, तो हम उसमें प्रेफ़रेंस देते हैं मेल को हमेशा। बट वो आगे की बात आगे बताएँगे।
इसका मतलब यहाँ पे क्या बना, के साथ-साथ बना, के अलावा बना, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा आपका? सी आंसर सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग का। क्या बोला मैंने? सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग का। फॉर द वर्ड गिवन बिलो, गैलेंट। गैलेंट का मतलब होता है जी आपका ब्रेव। क्या बोलेंगे इसको? या तो हम गैलेंट होता है ब्रेव, या फिर बोल सकते हैं इसको हेरोइक भी बोलते हैं ना, हीरोइक, हीरोइक भी बोल सकते हैं इसको। या फिर इसका हम और मतलब भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? बेस्ट भी हो सकता है, इसका सिनोनिम की बात कर रहे हैं, बेस्ट। या फिर हम इसको अगर चाहे ना कहना थोड़ा और, तो इसको हम एक्सीलेंट भी बोल सकते हैं, एक्सीलेंट। सिनोनिम की बात कर रहे हैं हम। गैलेंट अपने पास क्या है? एक एडजेक्टिव है, विशेषता दिखाने वाला शब्द है। अब देखो, इसका सिनोनिम बताना, सिनोनिम का मतलब सेम। वैलिएंट का मत देखो, गैलेंट का मतलब क्या होता है? ब्रेव होता है, उसके बाद बेस्ट होता है, हीरोइक होता है, या फिर एक्सीलेंट भी बोल सकते हैं। अब देखो, वैलिएंट ये बिल्कुल इसका सही रहेगा, वैलेंट। क्या बोला? वैलिएंट इसका सही आंसर रहेगा, सेम। इसका मतलब भी क्या होता है? ब्रेव होता है। इसके बाद हम बात पढ़ते हैं पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है किसी के प्रति हम विनम्र होते हैं, पोलाइट। पोलाइट रिक्वेस्ट सुना ना कभी? लेकिन पोलाइट का अपोजिट क्या होता है? इम्पोलाइट होता है। क्या होता है? पोलाइट का अपोजिट क्या होता है? इम्पोलाइट। इम्पोलाइट का मतलब हम किसी के प्रति इतने विनम्र नहीं है, पोलाइट नहीं है। जो हमारे विचार है ना वो थोड़े सख्त टाइप के हैं। रूड, रूड क्या होता है? मतलब भद्दा होता है, सुना होगा आपने रूड। उसके बाद फियरफुल का मतलब होता है भय से भरा हुआ। जो डरा हुआ होता है ना उसको बोलते हैं फियरफुल। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड, आवर पेरेंट्स। बड़े ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। आवर पेरेंट्स हैव रेज्ड, रेज का मतलब होता है उठाना या बढ़ाना। क्या बोलेंगे? एक होता है अपने पास राइज, राइज, राइज का मतलब होता है बढ़ना, जैसे सूर्य उदय होता है ना उसको बोलते हैं राइज। एक होता है अपने पास रेज, रेज का मतलब होता है बढ़ाना, ठाना। तो हम रेज का मतलब लेते हैं, रेज अस टू बी ए गुड सिटीजन। जो हमारे पेरेंट्स है ना, उनको क्या करना चाहिए? उठाना चाहिए। अस हमारे को टू बी ए गुड सिटीजन, यानी हमारे को क्या बनाना चाहिए? एक अच्छा सिटीजन बनाना चाहिए उनको। इसके प्रति हमारे को सोच उनको बढ़ावा देना चाहिए एक अच्छे सिटीजन होने की। तो देखते हैं इसका मतलब क्या बनता है? बॉट अप। ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब क्या होता है? ब्रिंग का मतलब होता है, ब्रिंग का मतलब होता है किस चीज को लाना। क्या बोलेंगे? ये सेकंड फॉर्म है बॉट, बोलते हैं ना ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट बोलते हैं ना। ये सेकंड फॉर्म, लेकिन इसके साथ क्या लगा दिया? एक अलग से प्रेपोजिशन लगा दिया। प्रेपोजिशन लगाने से इसका मतलब बदल जाता है। ब्रॉट, क्या बोले? ब्रॉट अप। तो इसका मतलब होता है टू केयर फॉर एंड ट्रेन करना किसी को। क्या बोलेंगे? केयर फॉर होता है या फिर ट्रेन करना ही बोलते हैं, ट्रेन्ड। तो सही आंसर तो यही बन गया अपने पास। बोट बाय ये नहीं है होता। एक होता अपने पास बॉट आउट। क्या बोलेंगे? मैंने बोला आपको ब्रॉट आउट, ब्रिंग आउट होता है। सेकंड फॉर्म अपने पास है, थर्ड फॉर्म है। इसका पता लगाने के लिए हमारे को देखो आगे जाना पड़ता है, सब्जेक्ट को देखना पड़ता है। अगर इसके साथ हैज या हैव लगा है तो इसका मतलब थर्ड फॉर्म है। अगर हैज हैव नहीं लगा तो अपने पास सीधा वो पर्सन को दिखा रखा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो अपने पास से कौन सी फॉर्म हो जाएगी? फिर अपने पास से सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो बोट आउट का मतलब क्या होता है? किस चीज को बनाना होता है, प्रोड्यूस करना होता है। क्या बोला मैंने? किस चीज को प्रोड्यूस करना होता है, या फिर लॉन्च करना होता है किस चीज। जैसे बुक लॉन्च करते हैं ना, बुक लॉन्च कर दिया, पब्लिक कर दिया, उसको बोलते हैं ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट इसके सेकंड फॉर्म है बॉट आउट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। एक अपने पास होता है बॉट, ब्रॉट डाउन। तो इसका मतलब क्या होता है? ये होता है किसी को वो दबा देना होता है। क्या बोलेंगे? किसी को दबा देना होता है, या मारना भी कह सकते हैं इसको, मारना भी कह सकते हैं, गिराना भी कह सकते हैं इसको। किसी को दबाना, डिप्रेस करना भी होता है, किसी को अनहैप्पी भी कर देना होता है इसका मतलब। बट सही आंसर क्या रहेगा इसका? ए आंसर सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखो, डैश नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। बड़े दिए तो अपने पास क्या है? एक प्रोवर्ब है। थोड़ी ही नॉलेज होती है ना, वो क्या होती है? हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होती है। तो क्या बोलेंगे? है तो ना, बड़े ध्यान से समझना। कोई चीज देखो, लिटिल का मतलब होता है, लिटिल का मतलब होता है न के बराबर। बिल्कुल ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड है, नेगेटिव सेंस देता है हमारे को। कैसे देता है? ये हमारे को नेगेटिव सेंस देता है, न के बराबर किस चीज का होना। और ये दूसरी चीज, ये किसको दिखाता है? अनकाउंटेबल नाउन को दिखाता है। किसको दिखाता है? अनकाउंटेबल नाउन को दिखाता है लिटिल। तो अपने पास लिटिल कहाँ कहाँ पे है?
एक ये पहले ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। एक और चीज़, द आर्टिकल है ना, जब द लिटिल का मतलब होता है जो चीज़ है ना, क्या बोलेंगे? जो चीज़ है ना, वो पूरी की पूरी। क्या बोलेंगे उसको? पूरी की पूरी बोलेंगे। दूसरी चीज़, ए लिटिल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज़ है तो, लेकिन पूरी नहीं है। जैसे अपने पास क्या कहा? नॉलेज तो है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, पूरी अच्छे तरीके से नहीं है। तो यहाँ पे एक जो नॉलेज है, लेकिन वो पूरी नहीं है, तो हमारे लिए क्या होती है कि बहुत खतरनाक चीज़ होती है। तो सही आंसर क्या बनेगा इसका? अ लिटल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। सही आंसर क्या बना इसका? ये बना इसका सी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डिड यू नॉट, बड़े ध्यान से समझना, अबाउट द वर्ल्ड एटलस। ये क्या है अपने पास? सेकंड फॉर्म। किससे बनती है? डू, डू से बनती है। डू, डिड, डन। हम पढ़ते हैं ना, और फोर्थ फॉर्म पढ़ते हैं हमें डूइंग, आईएनजी लगने से बनती है। और फिफ्थ फॉर्म बनती है डच, यानी एस ई एस या आई ई एस लगाने से हमारे पास कौन सी फॉर्म बनती है वर्ब की? फिफ्थ फॉर्म बनती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिंगुलर वर्ब। ये फॉर्म होते हैं ना सिंगुलर वर्ब, ये कहाँ पे लगती है? अगर हम इसको लिखते हैं ना, ही के साथ लिखेंगे, सी के साथ लिखेंगे, इट के साथ लिखेंगे। और ये कैसे कामों को दिखाएगी? ये दिखाएगी आपके रूटीन के कामों को। रूटीन कामों को दिखाने के लिए लिखते हैं इसको। ये तो रूटीन काम नहीं है, ये तो किसमें? सेकंड फॉर्म अपने। ये जो सेकंड फॉर्म लिखी है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे टाइम को दिखा रही है? पास्ट को दिखा रही है। पास्ट टाइम को दिखा रही है, और पास्ट टाइम को दिखाने के लिए हमें ये फिफ्थ फॉर्म तो नहीं लिखते। फिफ्थ फॉर्म को निकाल दो इसमें से, ये निकाल दिया जी हमने फिफ्थ फॉर्म। ये कौन-सी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये रही। हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म, ये अपने पास थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं लिखी जाती, तो लिखने के लिए क्या करना पड़ता है हमारे को इसके साथ? या तो हैज़ लिखना पड़ता है, या हैव लिखना पड़ता है, या फिर हैड लिखना पड़ता है। फिर हम इसको लिख सकते हैं। या फिर पैसिव लैंग्वेज के अंदर इससे पहले हमारे को किसकी फॉर्म लगानी पड़ती है? बी की फॉर्म लगानी पड़ती है। किसकी? बी की फॉर्म लगानी पड़ती है। फिर हम थर्ड फॉर्म लिख पाएँगे। तो यहाँ पे अपने पास डिड है, ये तो नहीं लिखा जाएगा। बची अपने पास एक तो ये फॉर्म बची और एक ये फॉर्म। ये कौन-सी है? सेकंड फॉर्म है वर्ब की। नो, न्यू, नो। ये कौन-सी है? ये अपने पास सेकंड है। सेकंड फॉर्म तो हमने पहले से ही ले रखी है सेंटेंस के अंदर, तो सेकंड फॉर्म तो हम नहीं लिखेंगे। ये कौन-सी बची अपने पास? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, मतलब नो लिखा जाएगा। एक और चीज़ को ध्यान से सुनना, अगर अपने पास डू आ गया, अपने पास डू, डज़ और डिड। क्या बोला मैंने? डू, डिड और डज़, डज़। 3 फॉर्म होती है ना, ये अपने साथ हमेशा याद रखना, ये अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेती है। याद रखना, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी साथ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 8वां क्वेश्चन अपने पास। चूज़ द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन फॉर द सेंटेंस गिवन। पैसिव बताना हमारे को। वी विजिटेड द ज़ू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे। इसकी बात करी गई है, लास्ट संडे की बात करी गई है, मतलब सेंटेंस कहाँ पे लिखा अभी बताया था मैंने, सेकंड फॉर्म को दिखाएँगे तो इसका मतलब वो सेंटेंस कहाँ बन जाएगा आपका? पास्ट में बन जाएगा। किसमें बन जाएगा? पास्ट में। और जब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को सेंटेंस के साथ लिखते हैं ना, एक्टिव से पैसिव लिखते हैं, अपने पास वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, याद रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो उसको किसमें बदल देते हैं हमें? वोज वर्ब के साथ लिखते हैं, वोज वर्ब। क्योंकि पैसिव में क्या करना पड़ता है हमारे को? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है। थर्ड फॉर्म हम सीधा नहीं लिखते, या तो हैज़ के साथ लिखेंगे या हैव के साथ, पास्ट में हैड के साथ लिखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास हैज़, हैव, हैड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पैसिव में थर्ड फॉर्म से पहले हम बी की फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या करना है? बी की फॉर्म। और क्या करते हैं इसके अंदर, जो अपने पास वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, और जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। बिल्कुल सीधी-सी बात है। लेकिन एक चीज़ और देखो यहाँ पे, चलो इसको सेकंड फॉर्म बनाओ, पहले तो इसको लो, ऑब्जेक्ट को लेके आओ पहले, द जू ऑफ जयपुर। कहाँ पे है? जू। लेकिन ये जू लिख दिया इसने, बिल्कुल सही है। लेकिन इससे पहले आर्टिकल तो नहीं लिखा इसने, द। आर्टिकल कहाँ छोड़ दिया? गलत हो गया ना पहला तो। आगे देखो, ऑन लास्ट संडे, ये हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि टाइम को आगे लिखो, पीछे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या बोला मैंने? जो टाइम है ना अपने पास, इसको आगे-पीछे लिख सकते हैं। जैसे ऑन लास्ट संडे, आगे लिखो इसको, पीछे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑन लास्ट संडे द जू, बिल्कुल है, द जू ऑफ जयपुर वाज़ विज़िटेड, जाया गया किसके द्वारा? बाय अस। इसको वी को क्या बना दिया इन्होंने? क्योंकि वर्ब से ठीक बाद में लिखेंगे ना, इस सब्जेक्टिव केस, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस।
सब्जेक्टिव केस, या इसको नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस। अगर इसको वर्ब के बाद लिखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, वी अवर अस, यानी ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा इसका। तो क्या बन जाएगा, वी का अस बन जाएगा। ये इसका सही आंसर हो सकता है। आगे देखो, पढ़ो सभी को। वी नहीं, ये तो अपने पास सब्जेक्ट है, इसने भी सब्जेक्ट बना दिया, गलत हो गया ना, नहीं बनेगा, इसको पीछे लेके जाना पड़ेगा। जू ऑफ जयपुर, यहाँ भी आर्टिकल की कमी छोड़ दी ना इसने, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल द को लिखना जरूरी है। तो सही आंसर अपने पास क्या बना, सही आंसर बना बी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का, कुकिंग इज हिज हॉबी, द अंडरलाइन वर्ड इज यूज्ड एज, किसके रूप में जो अंडरलाइन वर्ड है ना, ये किसके रूप में दिखाया गया, यानी कुकिंग है ना, ये क्या है अपने पास, एक वर्ब है, या फिर एक जीरंड है, या फिर पार्टिसिपल है, या फिर इन्फिनिटिव। बड़े ध्यान समझना क्वेश्चन को, पेपर में आता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक दो नंबर, एक नंबर का तो आता ही आता है ये हर एक पेपर में। ध्यान से देखना, जब भी हम ना, ये अपने पास क्या है, एक वर्ब है, क्या ये अपने पास एक वर्ब, और वर्ब से पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं। किसको लिखते हैं हम, वर्ब से पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। ये अपने पास किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है। यहाँ पे इज भी हो सकता है, यहाँ पे आर भी हो सकता है, यहाँ पे एम भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकता है यहाँ पे। इस वर्ब से ठीक पहले हमने क्या लिखा है, एक वर्ब को लिखा है। और वर्ब भी कौन सी, हम एक पढ़ते हैं ना वर्ब, कुक, कुक का मतलब होता है पकाना, कुक, कुक्ड सेकंड फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म भी सेम होती है। एक चीज और बताता हूँ आपको, अगर जिस वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, क्या बोला मैंने, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, एक जैसी होती हैं, उन वर्ब्स को क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब बोलते हैं। रेगुलर वर्ब्स कहते हैं उनको। पेपर में आ सकता है रेगुलर वर्ब क्या होते हैं। इरेगुलर का मतलब होता है, अब इसका उल्टा हो जाएगा, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म जिसकी एक जैसी नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। अब देखो क्या कहा मैंने, कुक, कुक्ड, कुक्ड, उसके बाद आईएनजी लगेगा तो क्या बन जाएगा, कुकिंग बन जाएगा, कुकिंग बन जाएगा, और फोर्थ बनेगा कुक्स। अब सुनो ध्यान से बात जो बता रहा हूं मैं, ये अपने पास ये फॉर्म है वर्ब की, कौन सी फॉर्म है, कुकिंग, आईएनजी वाली लिख रखी है, फोर्थ फॉर्म लिख रखी है। देखो, अगर हमारे को फोर्थ फॉर्म को एक सब्जेक्ट के रूप में लिखना पड़े ना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है आपका, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। यानी किसी वर्ब को अगर सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो या तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाते हैं, याद रखना इस बात को। किसी वर्ब को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं या नाउन का रूप देना चाहते हैं, या तो लिखेंगे उसके साथ आईएनजी, या लिखेंगे उसके साथ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, तब ये नाउन बन पाएगा अपने पास। तो इसके अंदर क्या लिखा है, कुकिंग लिखा है, तो ये अपने पास क्या बन गया, नाउन। अगर कोई वर्ब जब नाउना काम करती है आईएनजी लगते हुए, तो उसको हम बोलते हैं जी जीरंड, क्या बोलेंगे उसको, जीरंड कहेंगे। पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, अगर किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगा रखा है, अगर वो काम करता एक एडजेक्टिव का, किसका काम करता है वो, एडजेक्टिव का काम करता है, तो उसको पार्टिसिपल बोलते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब होता है, किसी वर्ब को हम टू के साथ लिखते हैं, वो क्या होता है आपका, इन्फिनेटिव होता है। एक होता है बेर इन्फिनेटिव, यानी सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, वर्ब की सीधी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, उसको बोलते हैं कौन सी, उसको बोलते हैं बेर इन्फिनेटिव। बगैर टू के लिखी जाएगी तो बेर इन्फिनेटिव, टू के साथ लिखी जाएगी तो इन्फिनेटिव। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। और जो ये अपने पास जो बची वर्ब, वर्ब होती है अपने पास डू, डज, इज, एम, ये अलग अलग फंक्शन के अंदर होती है, इसमें वर्ब कहेंगे ना, तो ये है अपने पास ये वर्ब। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता, विच चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, ये तो आप बता सकते हो क्या होता है इसमें, कमेटी में होता है सी ओ डबल एम आता है, क्या बोलेंगे, सी ओ डबल एम आई डबल टी आता है इसके अंदर, बस ये बात ध्यान रख लेना। नेक्स्ट अपने पास, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन बताना है। याद रखना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आज पता नहीं क्वेश्चन 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, जो हर पेपर के अंदर बार बार आते हैं। देखो, द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग, हमने किसके साथ जोड़ा है, ये अपने पास एक एंड कंजंक्शन है, और एक एंड कंजंक्शन से दो पर्सन होते हैं, एक तो ये जोड़ रखा और एक ये जोड़ रखा, दो पर्सन हो गए। अब दो पर्सन की अगर बात कर रखी है, तो वर्ब भी कैसे आना चाहिए, दो के हिसाब से, मतलब अगर दो सब्जेक्ट हैं, तो दो सब्जेक्ट के हिसाब से क्या हुई, अपना सब्जेक्ट क्या बन गया, प्लूरल बन गया। अगर प्लूरल बन गया, तो वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो वर्ब प्लूरल कहाँ पे है, ये रही एक, और एक ये रही, ये आनी चाहिए। बट देख लेते हैं और भी। हम क्या कहेंगे फिर, ये कहेंगे इसको, ये आईएनजी वाली क्यों नहीं लिखी गई बताएं, ये आईएनजी वाली इसलिए लिखी गई, वो जो वर्ग के साथ बीइंग तब लगता है जब सेंटेंस पैसिव में होता है, किस में होता है, पैसिव वॉइस के अंदर होता है।
ये कौन सी, फिर हमारे को यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। प्रेजेंट तो हमारे पास कौन सी वर्ब है, कौन सी फॉर्म अपने पास है, प्रेजेंट है। प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखो ये इसलिए हमने क्या है पैसिव नहीं लिखी, इसलिए आईएनजी नहीं लिखा जाए, काट दो इसको, ये भी काट दो, बचाइए। अब देखो दूसरी बात, द हेडमास्टर हो गया, एंड हो गया, द सेक्रेटरी हो गया, 2 पर्सन हो गए, तो हमने 2 के हिसाब से प्लूरल वर्ब लिख दिया। एक और सुनो, यहाँ पे द हेडमास्टर लिखा जाए ना, और यहाँ पे इस आर्टिकल को नहीं लिखा जाए, द आर्टिकल को नहीं लिखा जाए। अगर इसको यहाँ पे नहीं लिखा ना, और सीधा सेंटेंस ऐसे बन गया, द हेडमास्टर एंड सेक्रेटरी। तो इसका मतलब जो हेडमास्टर है ये क्या है, सेक्रेटरी है। मतलब ये जो हेडमास्टर इसी का काम कर रहा है, तो फिर क्या बनेगा अपने पास, सब्जेक्ट ये ही बनेगा, मतलब एक सब्जेक्ट बनेगा। एक का मतलब सब्जेक्ट रहेगा आपके पास सिंगुलर, आने वाली वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो फिर हम वो लिख पाएंगे यहाँ पे। बट यहाँ पे आर्टिकल देखना आपने, आर्टिकल दोनों साइड लिखा है, तो इसका मतलब 2 पर्सन हो गए, दोनों को स्पेसिफाई किया है, 2 का मतलब प्लूरल वर्ब आएगी। और अगर एक जगह पे दिखाया था, एक स्पेसिफाई करा, मतलब यही पर्सन ये है, तो इसका मतलब फिर वहां पे एक ही पर्सन के हिसाब से मोज लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आएगा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। लिखनी है हमारे को इनडायरेक्ट स्पीच, लेकिन डायरेक्ट में देगा फॉर द गिवन सेंटेंस। द टीचर सेड टू हरी। देखो ये इसको बोलते हैं जी हम रिपोर्टेड वर्ब। क्या बोलते हैं इसको, रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। ये आता है आपका जो कोमे के अंदर होता है, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये आपका रिपोर्टेड वर्ब। अब देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन दे रखा है, बड़े ध्यान से देखना। और किस में दे रखा है, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट है। इसको तो सेम रखेंगे हम, और इस डिड को ना हेड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, हेड में बदल देंगे। और सेंटेंस क्या रहेगा आपका, नेगेटिव ही रहेगा, यानी नोट लगेगा। और उसके बाद कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, यानी किसकी, डू डिड डन लिखा जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। एक और चीज, ये सब्जेक्ट सेंटेंस है ना अपने पास, जब क्वेश्चन में होता है ना, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्वेश्चन में होता है, तो उस सेंटेंस को हम किससे बदल देते हैं, सिंपल के अंदर। सिंपल कब बनेगा, जब उस सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद में वो वर्ब लिखी जाएगी। इस बात ध्यान रखना, कहीं वर्ब पहले ले गए तो आपका सेंटेंस फिर आपका क्वेश्चन में बन जाएगा, क्वेश्चन में बन जाएगा फिर से। लेकिन हमने क्या करना है, इसको सब्जेक्ट के बाद में रखना है। देखो अब हम चेंज कर लेते हैं, ये बात समझ में आ गई ना। अब देखो यहाँ पे द टीचर ओस्क, बिल्कुल लिखा जाएगा ओस्क हरी वाई हेड। देखो आ गया ना, हेड के बाद क्या लिखा, वाई के बाद क्या लिखा, हेड लिख दिया। तो क्या हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि हमने हेड के बाद में, सॉरी वाई के बाद में उस सब्जेक्ट को दिखाना है। निकाल दो इसको भी। अगर देखो द टीचर ओस्क हरी वाई ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क द प्रीवियस डे। ये हो सकता है बिल्कुल, इसका हो सकता है बिल्कुल, बट आपने सेंटेंस पढ़ने सारे के सारे। द टीचर सेड, क्या बोलेंगे, द टीचर सेड टू हरी वाई हैड, लिख देना क्वेश्चन के बाद, सेम लिख दिया तो ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद द टीचर सेड नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया ना, क्वेश्चन में तो क्या बनेगा, आस्क पूछेंगे, आस्क के साथ लिखा जाएगा। ये भी निकल गया अपने पास। तो क्या बना अपने पास, द टीचर आस्क्ड हरी व्हाई ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क द प्रीवियस डे। एक और चीज देखो, उसको चीज और करना, इस क्वेश्चन को निकाल देना, यहाँ से गलत कर दिया इसने, ये क्वेश्चन में नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, क्वेश्चन में नहीं लिखा जाएगा ये। उम्मीद करता हूँ समझ में आया क्वेश्चन। इसका ये क्या आंसर से क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा इसका ये वाहे ही। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हरी की बात करें, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे, ही लिखा। वाहे ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क द प्रीवियस डे। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट का मतलब होता है दिवालिया, जो मतलब अपना कर्ज देने में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, जिसको हम भगोड़ा बोल सकते हैं, जो पैसे नहीं दे सकता। याद रखना क्या बताना, एंटोनियम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड बताना हमने इसका, विलोम बताना है, हिंदी में बोलते हैं ना विलोम। पेनीलेस का मतलब होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता। क्या बोलेंगे, पेनीलेस का मतलब होता है जिसके पास कुछ भी नहीं, कंगाल जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कंगाल जिसको हम बोलते हैं। चलो एक वर्ब और बताता हूँ आपको, कंगाल। एक होता है अपने पास ब्रेक, ब्रेक बी आर ई ए के ब्रेक। एक होता है ब्रोक, बी आर ओ के ब्रोक। जो सेकंड फॉर्म होती है ना, इसका दूसरा मतलब होता है ब्रोक का, कंगाल। क्या बोलते हैं इसको,
दूसरा मतलब होता है ब्रोक का कंगाल। जो ब्रेक होता है ना, ब्रेक का मतलब तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो इस सेकंड फॉर्म का दूसरा मतलब और होता है कंगाल। अब देखो इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट भी क्या होता है, जो बैंकरप्ट होता है, जो दिवालिया होता है, उसे क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट भी बोलते हैं, या सिनोनियम है इसका कंगाल, ये इसका एंटोनियम होता है। आगे देखो रूइन का मतलब जो बर्बाद होगा, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको भी क्या बोल सकते हैं, रूइन बोल सकते हैं, लेकिन अलग तरह से बर्बाद हो सकता है। देखो इसका अगर ये सिनोनियम है ना, सॉरी हाँ सिनोनियम है, क्योंकि उसको बोलते हैं बैंकरप्ट होता है, जिसके पास पैसे, जो अपना ऋण चुकाने में, पैसे चुकाने में क्या होगा, फेल होगा, उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। ये है ना, इसका क्या है, अपोजिट है, इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट अपोजिट हो गया ना। तो जब इसका ये अपोजिट है, तो इसका भी तो क्या होगा, अपोजिट ये तो होगा सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे, इसका सही आंसर क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बतानी है हमारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, आई देखो क्या बताना हमारे को, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन लिखनी है हमारे को। क्या कर सेंटेंस के अंदर, आई पेड द बिल, आई पेड द बिल डैश कैश। जब हम बिल को ना पे करते हैं ना, पे के साथ क्या लिखते हैं हमें, पे। अगर बिल की बात कर रहे हैं ना, पे के साथ क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। किसी जो कैश में देना होता है, पे इन कैश, कैश में देना क्या होता है, पे इन कैश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब बतानी है हमारी। क्या बतानी है, मॉडल बतानी है। सम पीपल डैश स्काई बेटर देन अदर्स। देखो बड़े ध्यान से देखना, हमने किसकी बात की यहाँ पे, बेटर देन की बात की, अदर्स की बात की है। जब हम तुलना कर रहे हैं और एक चीज को बेहतर बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या, किस चीज को बावजूद, जब हम किस चीज को बहुत जरूरी दिखाते हैं, तो हम किसके साथ लिखते हैं, उसको मस्ट के साथ लिखते हैं। कोई चीज जब वो बहुत जरूरी होती है, जो काम हमें करना पड़ता है, बहुत जरूरी के साथ क्या लिखते हैं, हमें मस्ट लिखते हैं। और उसके बाद कैन, ये हम यहाँ पे कैन लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ जो लोग होते हैं ना, सम पीपल कैन स्की स्काई बेटर देन अदर्स। कुछ स्काई का मतलब होता है जो हम बर्फ पे ना, वो खेलते हैं ना एक, यानी बर्फ पे क्या क्या करते हैं, जब हम बर्फ पे हम स्टिक के साथ चलते हैं ना, उसको बोलते हैं स्काई बेटर देन अदर्स। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे कैपेबिलिटी के बारे में बता रहा है, पावर के बारे में दिखा रखा है, कैपेसिटी के बारे में दिखा रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कैन लिखा जाएगा। शुड जहाँ पे क्या दिखा जाता है, जहाँ पे हम किसी को सलाह दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, जहाँ पे सलाह देते हैं किसी को, वहां पे लिखा जाता है शुड। और कुड कैन की पास्ट फॉर्म है, जब पास्ट को दिखाया जाए तो हम क्या लिखते हैं, कुड लिखते हैं। सही आंसर क्या लिखेगा इसका, कैन लिखा जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस ए मैन हु इज वोमनिस इन हिज हैबिट। यानी जो ऐसा पर्सन होता है जो किसकी तरह काम करता है, औरत की तरह काम करता है, उसको क्या कहते हैं, उसकी जो आदतें होती है ना, वो एक औरत की तरह होती है, वुमन की तरह होती है, तो क्या बोलते हैं उसको, एरसोनिस्ट बोलते हैं, या एपिक्योर बोलते हैं, या एफेमिनेट बोलते हैं, या फिर क्वालिटी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, एफेमिनेट बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे इसको, एफेमिनेट, इसका सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। देखो एक ये होता ना एरोसनिस्ट, इसका मतलब होता है जो आग लगाने का काम करता ना, क्या बोलेंगे, जो आग लगाने का काम करता ना बिल्डिंग शादी में, उसको बोलते हैं एरोसनिस्ट। उसके बाद एपिक्योर, एपिक्योर का मतलब होता है कोई भी पर्सन होता है, वो क्या करता है, उसके पार्टिकुलर क्या करता है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी पर्सन हो गया, वो अपने प्लेजर के लिए अच्छा खाना खाता है, क्या बोलेंगे, फाइन फूड खाता है, या फिर फाइन ड्रिंक करता है, उसको क्या बोलते हैं, पिक्योर बोलते हैं। और अपने पास लास्ट बता फ्योरिटी, फ्योरिटी का मतलब होता है किसी के प्रति निष्ठा की भावना, क्या बोलेंगे, किसी के प्रति निष्ठा की भावना को बोलते हैं फ्योरिटी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसकी पीडीएफ लेनी है ना, तो टेलीग्राम है मेरा, सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर, उस पे जाके इसकी आप पीडीएफ ले सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।